हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जो हमने यहाँ पे लीगल हिस्ट्री का जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था, आज हम उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ने वाले हैं। तो वारेन हेस्टिंग का जो जुडिशियल रिफॉर्म था ऑलरेडी हमने किया है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो जुडिशियल रिफॉर्म है वो क्या बात करता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या बात कर रहा है। आफ्टर वारेन हेस्टिंग जो जुडिशियल रिफॉर्म उसने किया, उसके बाद यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे गवर्नर जनरल हुए। उसके बाद जो है हु वाज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे जुडिशियल रिफॉर्म्स यहाँ पे क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि वो गवर्नर जनरल था। ओके, एज अ गवर्नर जनरल ही इंट्रोड्यूस द चेंजेस इन जुडिशियल सिस्टम इन फॉलोइंग ईयर्स। तो कौन कौन से ईयर है आपको वही याद रखना है जो प्लान्स है। तो सबसे पहला प्लान कौन सा है? 1787 का प्लान है। उसके बाद प्लान ऑफ 1790 का प्लान है, एंड उसके बाद है 1783 का प्लान है। तो आपको याद कैसे रखना है, यहाँ पे 3 इयर्स का गैप है। ईच जो ईयर है यहाँ पे जो प्लान है उसमें 3 इयर्स का गैप है। देखो 1787 के बाद 3 इयर्स होने के बाद 1790 हुआ, उसके बाद 1793, ऐसे 3 इयर्स का याद रखना है। ओके, उसके बाद जो है अब देखो कि जो गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज वेरी रिमार्केबल। उसका जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो यहाँ पे गवर्नर जनरल का जो फेस था वो बहुत रिमार्केबल था। एंड जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए, बहुत इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए। ये जो है यहाँ पे रिमार्केबल जुडिशियल प्लान बोला जाता है इसको, जुडिशियल सिस्टम इन दी इंडिया। ओके, उसके बाद देखो कि जुडिशियल प्लान ऑफ 1787 हमने क्या देखना है। अब जो पॉइंट्स हमने देखे कि प्लान जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किए, ईच एंड एवरी प्लान हमने क्या करना है यहाँ पे जो ब्रीफ में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, जो प्लान जो है यहाँ पे 1787 का, इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट स्टेज, क्योंकि 1787 को स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 3 इयर्स का गैप हुआ। 1790 को स्टार्ट हुआ, उसके बाद 3 इयर्स का गैप हुआ 1793। ओके, ये याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पे 3 इयर्स का गैप है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो फर्स्ट स्टेज किसको बोलेंगे? सबसे पहला जो आया उसको फर्स्ट स्टेज बोलेंगे यहाँ पे 1787 को। ओके, तो उसके बाद है फर्स्ट, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज में क्या आया, यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है आपको यहाँ पे क्या लिखना है। फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट, रिन्यू रीयूनियन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शंस। जो रीयूनियन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शंस जो है यहाँ पे, मतलब रेवेन्यू फंक्शंस एंड जुडिशियल फंक्शंस को रीयूनियन किया गया। वारेन हेस्टिंग सेपरेटेड द पावर ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शन। तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था यहाँ पे कि जो रेवेन्यू एंड जुडिशियल, आप जाके जो वारेन हेस्टिंग का पूरा लेक्चर है पहले देख लीजिए यहाँ पे, फिर ही ये समझ आएगा। ओके, तो रीयूनियन ऑफ द रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शन जो है यहाँ पे, तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था कि रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शंस को क्या किया था, सेपरेट किया था। रेवेन्यू को एंड जुडिशियल फंक्शन को क्या किया था, सेपरेट किया गया था। यहाँ पे दोनों एक ही जो यहाँ पे ऑफिस है, दोनों का एक ऑफिस नहीं हो सकता है। यहाँ पे जुडिशरी है एंड रेवेन्यू फंक्शंस है, एक ही पर्सन यहाँ पे नहीं क्या कर सकता, फंक्शन यहाँ पे पावर एक ही के पास नहीं दिया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे बट इन 1781 में क्या हुआ, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिमांडेड द सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी, प्योरिटी इन द जुडिशियल सिस्टम। तो 1781 में क्या डिमांड आया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का? यहाँ पे सिंप्लिसिटी चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, प्योरिटी चाहिए जुडिशियल सिस्टम को। तो सो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, यहाँ पे रियूनाइटेड दिस टू फंक्शंस। यहाँ पे एक तो जो फंक्शंस है यहाँ पे जुडिशियल फंक्शन एंड जो रेवेन्यू फंक्शन है, इसको रीयूनाइट कर दिया। वारेन हेस्टिंग ने सेपरेट कर दिया, आपको इतना ही याद रखना है। वारेन हेस्टिंग ने सेपरेट किया, कॉर्नवालिस ने उसको क्या किया, कॉर्नवालिस ने यहाँ पे फिर से रीयूनियन किया, फिर से मिक्स कर दिया गया। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, जस्टिस इन सिविल केसेस। तो सिविल केसेस में जस्टिस कैसे होंगे यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 36 डिस्ट्रिक्ट टू 23 डिस्ट्रिक्ट। तो जो डिस्ट्रिक्ट का नंबर ही यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया। टोटल नंबर किससे आया यहाँ पे, 36 से 23 पे आया। तो टोटल नंबर किस पे आया, 36 टू 23 जो है यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट को। ओके,
फॉर इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। अगर यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होंगे तो ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ेगा, यहाँ पे मतलब घटेगा यहाँ पे। एंड अब जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है यहाँ पे बढ़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 36 to 23। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कम कर दिए गए। फॉर द इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज इन द चार्ज ऑफ कलेक्टर। एवरी डिस्ट्रिक्ट किसके चार्ज में आएगा? ये जो 23 यहाँ पे कर दिए गए ना, अभी भी कलेक्टर के पास ही रहता है। तो 23 डिस्ट्रिक्ट में क्या होंगे? अब उसको चार्ज किसके पास जाएगा? कलेक्टर के पास जाएगा, हु वॉज एन इंग्लिश मैन। तो आपको जो जस्टिस इन सिविल केसेस में बस इतना ही याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे कम कर दिए गए। आपको अगर नंबर भी याद नहीं रहा तो सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वॉज रिड्यूस्ड, यहाँ पे रिड्यूस हो गए। तो आपको याद ही रखना है। तो 36 टू यहाँ पे क्या हो गए? 23 में आ गए। ओके, 36 to 23 में आ गया। तो यहाँ पे हो गए, पहला पॉइंट हो गया इसमें जस्टिस इन सिविल केसेस। तो डिस्ट्रिक्ट तो कम हो गए। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कम होने का रीज़न क्या है? तो रीज़न क्या हुआ यहाँ पे? इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। तो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी डेवलप करने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कम कर दिया गया। एंड जो डिस्ट्रिक्ट है, एवरी डिस्ट्रिक्ट है से यहाँ पे कौन होगा? चार्ज किसके पास होगा? कलेक्टर के पास चार्ज होगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा मैन होगा? इंग्लिश मैन होगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार। तो अभी अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ यहाँ पे वो देखेंगे। देखो, a subordinate officer known as registrar was appointed to assist the collector in administration of the justice, civil justice। तो अपॉइंटमेंट कैसा हुआ? अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, फर्स्ट स्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस इन कॉर्नवालिस का जो प्लान है 1807 का, यहाँ पे 1787 का प्लान जो है इसमें सबॉर्डिनेट ऑफिसर नोन एज रजिस्ट्रार। तो सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो है यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रार बोलेंगे। वॉज अपॉइंटेड टू असिस्ट कलेक्टर। अब हमने यहाँ पे क्या किया? अपॉइंट किसको किया? कलेक्टर को किया। क्यों किया? कि वो क्या कर सके? यहाँ पे चार्ज ले सके, जो एवरी डिस्ट्रिक्ट है उसका चार्ज ले सके। तो पूरा काम जो है डिस्ट्रिक्ट का वो अकेला कलेक्टर तो नहीं कर सकता, उसको असिस्ट करने के लिए कोई तो पर्सन चाहिए यहाँ पे। तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रार बोलेंगे यहाँ पे। सबॉर्डिनेट ऑफिसर ऑफ द कलेक्टर जो रहता है, कलेक्टर से सबॉर्डिनेट जो रहता है उसको हम रजिस्ट्रार बोलेंगे। वॉज अपॉइंटेड टू असिस्ट द कलेक्टर। तो उसका काम क्या है? कलेक्टर को असिस्ट करना है इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल जस्टिस। जो कलेक्टर सिविल जस्टिस को एडमिनिस्टर कर रहा है, जो कलेक्टर को यहाँ पे असिस्ट करेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको जो फर्स्ट स्टेज है समझ आया होगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस जो है हम वो देखेंगे, जस्टिस इन क्रिमिनल केसेस। तो देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो यहाँ पे किस किस पे रिफॉर्म किया? फर्स्ट स्टेज में रेवेन्यू जुडिशियल फंक्शन जो है इसमें किया, सिविल केसेस में किया, रजिस्ट्रार का अपॉइंट कर दिया गया। अब क्रिमिनल केसेस में आ गए। क्रिमिनल केसेस में क्या आएगा? कॉर्नवालिस रियलाइज्ड दैट रिवीलिंग सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस वॉज वेरी डिफेक्टिव। तो कॉर्नवालिस को ऐसे रियलाइज हुआ कि जो रिवीलिंग सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस जो है ना हमारे यहाँ, वो बहुत यहाँ पे क्या है? डिफेक्टिव है। ऐसे कॉर्नवालिस को, मुझे नहीं, कॉर्नवालिस को क्या हुआ? रियलाइज हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? जो रॉबरीज है, मर्डर्स है, अदर क्राइम्स रिलेटिंग टू दी वाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द नेटिव वे इंक्रीज, डिकॉइटीज एंड मर्डर्स वेर प्रोटेक्टेड बाय दी जमींदार्स। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि रॉबरीज, मर्डर्स एंड अदर क्राइम्स जो थे यहाँ पे रिलेटिंग टू वाइफ एंड प्रॉपर्टी जो थे यहाँ पे ऑफ द नेटिव वेर इंक्रीजिंग, जो इंक्रीज हो रहे थे। एंड डिकॉइट्स एंड मर्डर्स वेर प्रोटेक्टेड बाय द जमींदार्स, प्रोटेक्ट किए जा रहे थे, यहाँ पे जमींदार से प्रोटेक्ट होते थे। ओके, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज अपॉइंटेड टू act as an magistrate in case in his district. He was empowered to arrest, ट्रायल एंड पनिश द क्रिमिनल इन दी पिटी केसेस। तो देख रहे हो यहाँ पे जो कॉर्नवालिस कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कलेक्टर्स के पावर है यहाँ पे बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर क्या हो रहा है? बर्डन। सिविल केसेस भी दे रहे हो, रेवेन्यू केसेस भी दे रहे हो यहाँ पे, उसके बाद क्रिमिनल केसेस भी दे रहे हो उसको। तो यहाँ पे जो कलेक्टर में ओवर बर्डन हो रहा है, जो कलेक्टर है यहाँ पे। ओके, उसके बाद
क्रिमिनल केसेस में समझ आया। क्रिमिनल केसेस में बस इतना ही लिखना है। जो यहाँ पे कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस को क्या हुआ, रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस बहुत डिफेक्टिव है। यहाँ पे जो रॉबरीज है, मर्डर्स है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं एंड अनप्रोटेक्टिव है यहाँ पे। एंड जो प्रोटेक्शन कौन करता है यहाँ पे, ज़मींदार करते हैं। तो ज़मींदार कैसे ही करेंगे, उनको कुछ नॉलेज तो नहीं होगा ना वो क्रिमिनल सिस्टम का। तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यहाँ पे अपॉइंट किया, किसके लिए, एज अ मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया, जो छोटे मोटे पिटी केसेस है ना उसके लिए, अरेस्ट करने के लिए, जो पिटी केसेस के लिए यहाँ पे कलेक्टर को पावर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। फिर से कलेक्टर के ऊपर बर्डन दे दिया। फिफ्थ पॉइंट जो है यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, जस्टिस इन रेवेन्यू केसेस, दैट इज माल अदालत जो है, जस्टिस इन रेवेन्यू केसेस दैट इज माल अदालत। जस्टिस इन रेवेन्यू केसेस को हम क्या बोलेंगे, माल अदालत बोलेंगे। अब रेवेन्यू केसेस आ गया। कलेक्टर्स रेवेन्यू फंक्शंस इन रेवेन्यू कोर्ट वेयर नोन एज माल अदालत। आपको ये याद रखना है। जो माल अदालत का डेफिनेशन है, कलेक्टर्स जो है ना, रेवेन्यू फंक्शंस जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं ना, रेवेन्यू मतलब जो टैक्स रहता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। कलेक्टर्स रेवेन्यू फंक्शंस इन रेवेन्यू कोड वेर नोन एज माल अदालत, उसको हम क्या बोलेंगे, माल अदालत बोलेंगे। दिस कोर्ट वॉज क्वाइट डिस्टेंट फ्रॉम दी दीवानी अदालत। जो दिस कोर्ट मतलब माल अदालत जो रहता है ना, क्वाइट मतलब डिफरेंट है, कि दीवानी अदालत से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो सेम होगा प्रोसीजर जो है यहाँ पे, लेकिन क्वाइट डिफरेंट है। ओके, हम आगे देखेंगे क्यों यहाँ पे क्वाइट डिफरेंट है। कलेक्टर्स रेवेन्यू फंक्शन क्या हुआ यहाँ पे, रेवेन्यू कलेक्ट करना है यहाँ पे, एंड वेयर नोन एज एन माल अदालत। अगर कलेक्टर एज अ रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है तो वो माल अदालत में जाएगा। अगर क्रिमिनल केस चल रहा है तो क्रिमिनल कोर्ट होगा। सिविल कोर्ट में जा रहा है तो सिविल कोर्ट होगा। तो उसके पास, कलेक्टर के पास कौन से पावर दे दिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में, देखो कलेक्टर के पास कौन से पावर दे गए यहाँ पे, सिविल पावर्स, क्रिमिनल पावर्स एंड उसके बाद रेवेन्यू पावर्स भी दे गए। यहाँ पे रेवेन्यू पावर्स को आपको याद रखना है, उस कोर्ट को क्या बोलेंगे हम, माल अदालत बोलेंगे। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफेक्ट्स इन द फर्स्ट प्लान में, अब डिफेक्ट तो देखना पड़ेगा ना, तो अभी तो सेकेंड प्लान आएगा। डिफेक्ट्स क्यों देखते हैं, फर्स्ट प्लान अगर यहाँ पे जो पर्पस है यहाँ पे पूरा फुलफिल हो, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो सेकंड प्लान तो नहीं निकलेगा यहाँ पे। तो डिफेक्ट देखना पड़ेगा, फिर हम सेकंड प्लान पे जाएंगे। डिफेक्ट्स देखो, इन फर्स्ट प्लान, अंडर द प्लान द सेपरेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव कुड नॉट मेंटेन। अगर यहाँ पे कॉर्नवालिस ने क्या किया, जो वारन हेस्टिंग ने यहाँ पे सेपरेशन किया था, तो यहाँ पे सेपरेशन किया था, एंड जो कॉर्नवालिस जो है यहाँ पे सेपरेशन जो है यहाँ पे उसको रीयूनियन किया था। जो यहाँ पे अंडर द प्लान सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव कुड नॉट मेंटेन नहीं हुआ। द कलेक्टर वॉज ओवर एम्पावर्ड। अभी हमने देखा कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, सिविल केसेस दे रहे हो, क्रिमिनल केसेस दे रहे हो, यहाँ पे उसके ऊपर रेवेन्यू केसेस दे रहे हो, तो सारा वो ओवर बर्डन हो रहा है यहाँ पे। ही कुड नॉट कंट्रोल फ्रॉम द कलकत्ता ऑन द अकाउंट ऑफ स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दी कलेक्टर वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द रेवेन्यू कलेक्शन। देखो कलेक्टर भी बहुत ज़्यादा होशियार है यहाँ पे, कि वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन पे, जहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैसा मिलता है यहाँ पे, उसके ऊपर ध्यान दे रहा है दैन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस देने में उसका इंटरेस्ट कोई नहीं है, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। ओके, कलेक्टर, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। ओके, अब हमने क्रिटिसिज्म तो कर लिया। अब क्रिटिसिज्म किया है तो हमें अब दूसरा प्लान देखना पड़ेगा। जुडिशियल प्लान ऑफ 1790 देखेंगे हम। 3 इयर्स का गैप है ना, 87 देखा, उसके बाद 3 इयर्स का +3 किया, 90 आया। ओके, ऐसे ही याद रखना। सेकेंड स्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, सदर निजामत, आप सादा बोलो सदर बोलो, आपकी चॉइस है, सदर बोलो, सादर निजामत अदालत, में तो सादा ही बोलूँगी यहाँ पे। द जी एंड द मेमोरियल मतलब गवर्नर जनरल, जी मतलब गवर्नर जनरल, एंड मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल प्रिसाइज्ड ओवर द सदर निजामत अदालत। दे वेयर असिस्टेड बाय चीफ काजी ऑफ द प्रोविंसेस एंड 2 मुफ्तीज। मुफ्तीज होंगे यहाँ पे, मुफ्तीज नहीं है, मुफ्तीज।
2 मुफ्तीज होंगे हु इशूड बाय फतवा। ओके, तो देखो यहाँ पे सदर निज़ामत अदालत जो है, द गवर्नर जनरल एंड मेंबर ऑफ हिज काउंसिल प्रिसाइज ओवर द सदर निज़ामत अदालत। तो पहला तो हमें समझ आया कि कंपोजिशन क्या है, गवर्नर जनरल तो होगा ही सब तरफ, और मेंबर्स भी होंगे यहाँ पे ऑफ हिज काउंसिल प्रिसाइज ओवर सदर निज़ामत अदालत में होंगे। दे वेयर असिस्टेड बाय, तो इनको असिस्ट कौन करेगा, आप असिस्टेड बाय चीफ काजीज होंगे एंड 2 मुफ्ती होंगे, यहाँ पे काजी बोला है एंड 2 मुफ्तीज होंगे। ओके, उसके बाद हु इशूड बाय फतवा, फतवा से क्या होंगे, वो इशूड होंगे। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है सदर दीवानी अदालत। अब इसमें क्या दिया है, देखो जो निज़ामत अदालत है, दीवानी अदालत में सिविल राइट्स आएंगे यहाँ पे। तो देखो सदर दीवानी अदालत वॉज अ कोर्ट ऑफ अपील, इट टुक कॉग्निजेंस ऑफ जुडिशियल मैटर एंड जनरल स्टेट ऑफ पुलिस थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पे मुफस्सिल फौजदारी अदालत वे अबॉलिश्ड हुआ। तो मुफस्सिल फौजदारी अदालत जो है यहाँ पे कॉर्नवालिस ने सेकेंड प्लान में उसके जो 1790 का प्लान था उसमें क्या किया, अबॉलिश कर दिया गया। द होल दीवानी एरिया वॉज डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन। तो इसने क्या किया, कॉर्नवालिस का ही चल रहा है यहाँ पे। ओके, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, यहाँ पे मुर्शिदाबाद है, यहाँ पे ढाका एंड पटना, मुर्शिदाबाद है यहाँ पे ढाका एंड पटना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका एंड पटना। ओके, इसमें डिवाइड कर दिया। और आगे हम देखेंगे हम यहाँ पे क्या है, उसके बाद है मोमेडियन क्रिमिनल लॉ आ गया है यहाँ पे। तो मोमेडियन क्रिमिनल लॉ क्या है, कॉर्नवालिस वॉज कन्विंस्ड that the Mohammedan law was in many respect very defective। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि कॉर्नवालिस was convinced that the Mohammedan law was many respect very defective। तो यहाँ पे defective दिख रहा है Mohammedan law में उसको। ओके, he found that some of its provision were contrary to the natural justice, मतलब natural justice principle पता है ना, natural justice principle क्या होता है आगे हम देखेंगे कि अलग वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। and in certain cases the punishment प्रिस्क्राइब वॉज टू यूजुअल, जो पनिशमेंट बताया गया है ना जो मोमेडियन लॉ में, टू यूजुअल है ये। द मोमेडियन लॉ वॉज फेल टू चेक द करप्शन अमॉन्ग द लोकल जुडिशियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन। यहाँ पे मोमेडियन लॉ जो है यहाँ पे फेल हो गया था, इसमें करप्शन एंड जुडिशियल, जो लोकल जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है यहाँ पे चेक करने के लिए क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद जो कमेंट्स देखो यहाँ पे क्या है इसमें, तो हमें समरी जो है इस प्लान से जो आया है, तो यहाँ पे क्या है कि द प्लान ऑफ 1790 वॉज ग्रेट इम्प्रूवमेंट था यहाँ पे अपॉन द प्रिवेलिंग सिस्टम। इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम आया ना, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस याद रखना है। चेक एंड बैलेंस मतलब क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, मतलब जो गवर्नमेंट है, अभी का बता रही हूँ एग्जांपल, वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं, उसको चेक एंड बैलेंस करना पड़ता है। ओके, अगर हमने यहाँ पे चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा तो जो गवर्नमेंट है उसके मन मर्जी से कैसा भी काम करेगी, कैसा भी फंड्स यहाँ पे वो स्पेंड करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो चेक एंड बैलेंस इजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सदर निजामत अदालत कंट्रोलिंग द कंट्री ऑफ सर्किट एंड कोर्ट ऑफ सर्किट कंट्रोलिंग द मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे सदर निजामत अदालत जो थी यहाँ पे इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल चेक एंड बैलेंस पे थी। सदर निजामत अदालत कंट्रोल कर रही थी किसको, कोर्ट ऑफ सर्किट, एंड यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को भी यहाँ पे कंट्रोल कर रही थी। दस द प्लान एम्ड एट एन इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये जो 90 का प्लान है ना, वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये नहीं भूलना है आपको आंसर में, ये याद रखना ही रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आना चाहिए आंसर में। दस द प्लान एम्ड एट इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इस प्लान में पहली बार इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यहाँ पे आ गया। प्रोविजन liberal salary aimed at attracting men of ability, honesty and integrity, it bring purity of the administration। ये जो प्लान था यहाँ पे प्योरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था। हमारा जो लास्ट प्लान है वो हम अब देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, जुडिशियल प्लान ऑफ 1793। तो द थर्ड स्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम, ये तो एक फर्स्ट लाइन हो गया हमारा, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज,
ये लाइन लिखना ही है आपको, आंसर पड़ेगा यहाँ पे। इंट्रोडक्शन क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अ डिवोटी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यहाँ पे डिवोटी था और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का। After gaining the sufficient experience in the Indian affairs from 1787 to 1793, Cornwallis realized that the changed condition required major changes in the civil and revenue setup. No doubt in his reform of 1787, Lord Cornwallis merged all the civil, criminal, revenue powers in the hands of collector ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो देखो इंट्रोडक्शन में यही सिर्फ बोला है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस डिवोटी है सेपरेशन ऑफ पावर का, एंड उसके बाद क्या है, आफ्टर द गेनिंग सफिशेंट एक्सपीरियंस, उसको क्या मिला, सफिशेंट एक्सपीरियंस मिला कि जो 1787 का प्लान किया यहाँ पे, उसने प्लान में क्या किया, कलेक्टर के पास सारे पावर्स दे दिए यहाँ पे। 93 में देखेंगे आगे हम क्या है 93 में। उसके बाद जो 90 में था, हमने देखा कि यहाँ पे 90 में क्या किया, चेक एंड बैलेंस यहाँ पे उसने प्लान किया, मोमेडियन लॉ यहाँ पे फेल हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो देखो ब्रीफ अकाउंट ऑफ रेगुलेशन में बी एज अंडर, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू फंक्शंस। सबसे पहले इसने क्या किया इस प्लान में, ये 93 का प्लान है, 1793 का प्लान चल रहा है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू फंक्शंस। अब यहाँ पे उसने क्या किया, सेपरेट कर दिया जुडिशियल पावर्स, रेवेन्यू पावर्स जो है यहाँ पे सेपरेट कर दिया। प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, यहाँ पे प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील निकाला। नेटिव लॉ ऑफिसर्स आए यहाँ पे। कोर्ट्स टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव मशीनरी, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मशीनरी कंट्रोल के लिए कोर्ट आए। एबॉलिशन ऑफ कोर्ट फी एबॉलिश किया। रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल कोर्ट को रिफॉर्म कर दिया गया। लीगल प्रोफेशन हुआ यहाँ पे। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू यहाँ पे हुआ। उसके बाद यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ रेगुलेशंस आ गए यहाँ पे। अब हमारा जो फेवरेट पॉइंट है यहाँ पे कंक्लूजन का पावर पॉइंट आया है। आई होप आपको 3 प्लान्स जो है यहाँ पे समझ आए होंगे। उसके बाद अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, फिर से एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे। कंक्लूजन जो है यहाँ पे, दस द होल सिस्टम अंडर द रेगुलेशन एक्ट 1793 इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिफॉर्म्स। जॉर्ज जो है यहाँ पे बार्लो assisted the Lord Cornwallis in the drafting a signal set of the 48 regulations which was issued on the 1st May 1793। आप कंक्लूजन अलग भी लिख सकते हैं, आपको जो लगे वो, ओके। द फॉलोइंग कोर्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू दिस प्लान। तो कौन कौन से कोर्ट यहाँ पे आ गए यहाँ पे इस प्लान के दौरान। सदर दीवानी अदालत आया सिविल में। प्रोविंशियल कोर्ट इफ अपील आया, अपील करना हो तो प्रोविंशियल कोर्ट में करना है। मुफस्सिल दीवानी अदालत यहाँ पे। म्युनिसिपल एंड रजिस्ट्रार आ गए। काजीज मुफ्तीज हमने देखा था ना, और एक कोर्ट आया था। उसके बाद जो है सदर निजामत अदालत, दीवानी अदालत सिविल में आएगा, निजामत क्रिमिनल में आएगा। सर्किट कोर्ट, मुफस्सिल दीवानी अदालत और मैजिस्ट्रेट कलेक्टर आ गया यहाँ पे। आई होप जो लेक्चर है यहाँ पे कॉर्नवालिस का जो जुडिशियल प्लान है समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।